स्टूडेंट्स, होमवर्क हेल्प बाय आरजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीबीएसई द्वारा रिलीज किए गए हिंदी सैंपल पेपर का पार्ट ए यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी ए कोड 002। 19वीं शताब्दी से पहले मानव और पशु दोनों की आबादी भोजन की उपलब्धता और प्राकृतिक विपदाओं आदि के कारण सीमित रहती थी। 19वीं शताब्दी से पहले जनसंख्या बहुत ही कम रहती थी क्योंकि लोग या तो कम भोजन के कारण मर जाते थे या प्राकृतिक विपदाएं जैसे सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई या और किसी तरीके की कोई प्राकृतिक विपदा आ गई जिसके कारण लोगों की मृत्यु होती रहती थी। कालांतर में जब औद्योगिक क्रांति के कारण मानव सभ्यता की समृद्धि में भारी वृद्धि हुई, तब उसके परिणाम स्वरूप कई पश्चिमी देश ऐसी बाधाओं से लगभग अनिवार्य रूप से मुक्त हो गए। इससे वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि अब मानव जनसंख्या विस्फोटक रूप से बढ़ सकती है। तो जब समृद्धि हुई तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि मानव जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, पर इन देशों में परिवारों का औसत आकार घटने लगा था और जल्दी ही समृद्धि और प्रजनन के बीच एक उल्टा संबंध प्रकाश में आ गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका विपरीत हुआ। जैसे जैसे व्यक्ति समृद्ध होता गया, वैसे वैसे उसके परिवार का आकार छोटा होता चला गया। जीव विज्ञानियों ने मानव समाज की तुलना जानवरों की दुनिया से कर इस संबंध को समझाने की कोशिश की और कहा कि ऐसे जानवर जिनके अधिक बच्चे होते हैं वे अधिकतर प्रतिकूल वातावरण में रहते हैं। प्रतिकूल मतलब कि ऑपोजिट वातावरण में, यानी कि जो उनके विरुद्ध होता है, जिन पर उनके परस्पर ग्रोथ करने की संभावना कम होती है। और ये वातावरण प्रायः उनके लिए प्राकृतिक खतरों से भरे रहते हैं, इसीलिए उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। चूंकि इनकी संतानों के जीवित रहने की संभावना कम होती है, इसलिए कई संतानें पैदा करने से यह संभावना बढ़ जाती है कि उनमें से कम एक या दो जीवित रहेंगे, बाकी मर भी जाएंगे। 10 बच्चे हुए, उसमें से 7-8 मर गए, बाकी बच गए। जिन जानवरों के बच्चे कम होते हैं वे स्थिर और अनुकूल वातावरण में रहते हैं, यानी कि वो वातावरण ऐसा होता है कि वहां उनके जीवन को कोई खतरा नहीं होता। इसलिए थोड़े बच्चे, केवल कुछ ही बच्चे वो पैदा करते हैं और उनके ये कम बच्चे उनके बच्चों को पछाड़ देंगे जिनके परिवार इतने समृद्ध नहीं थे, तथा इनकी आपस की प्रतिस्पर्धा भी कम होगी। तीसरा पैराग्राफ। इस सिद्धांत के आलोचकों का तर्क है कि पशु और मानव व्यवहार की तुलना नहीं की जा सकती। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जानवर और इंसान को आप कंपेयर नहीं कर सकते। वे इसके बजाय यह तर्क देते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन इस घटना को समझाने के लिए पर्याप्त है। श्रम आश्रित परिवारों में बच्चों की एक बड़ी संख्या एक वरदान के समान होती है। जो लेबर क्लास लोग हैं वे ये सोचते हैं जितने अधिक बच्चे हों वे उतनी जल्दी काम धंधे पर लगेंगे और जल्दी ही परिवार की आय बढ़ा देंगे, इनकम बढ़ा देंगे। जैसे जैसे समाज समृद्ध होता जाता है वैसे वैसे बच्चे जीवन के लगभग पहले 25 से 30 सालों तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन जो समृद्ध परिवार होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, अपर क्लास फैमिली, वो लोग 25-30 साल तक तो उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद उनकी शादी होती है। विवाह देर से होने के कारण संतानों की संख्या भी कम हो जाती है की संभावना बनी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर लिखित पाठ्यांश का प्राथमिक उद्देश्य है? आपको क्या लगता है ये इस पैसेज में क्या बताना चाह रहे हैं? मानव परिवारों के आकार के संबंध में दिए उस स्पष्टीकरण की आलोचना जो पूरी तरह से जानवरों की दुनिया से ली गई टिप्पणी पर आधारित है, या औद्योगिक क्रांति के बाद अपेक्षित जनसंख्या विस्फोट न होने के कारणों की विवेचना? सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि जनसंख्या विस्फोट नहीं हुआ और उसके बारे में भी एक ही लाइन आई थी, तो बाकी दो देखते हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले और बाद में पर्यावरणीय प्रतिबंधों और सामाजिक दृष्टिकोणों से परिवार का आकार कैसे प्रभावित हुआ का अंतर संबंध दर्शाना। चौथा, परिवार का आकार बढ़ी हुई समृद्धि के साथ घटता है। इस तथ्य को समझने के लिए दो वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत करना। तो चौथा जवाब जो है वो बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि परिवार का आकार बढ़ी हुई समृद्धि के साथ घटता है। इस तथ्य को समझाने के लिए दो डिफरेंट ओपिनियंस हमारे सामने इस पैसेज में प्रस्तुत किए गए हैं। पाठ्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या विस्फोट के विषय में सत्य है? पैसेज में जनसंख्या विस्फोट के बारे में क्या बताया गया? पश्चिमी देशों में यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि औद्योगिकरण से प्राप्त समृद्धि ने परिवारों को बच्चों की शिक्षा की विस्तारित अवधि को वहन करने का सामर्थ्य प्रदान किया था, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। यह घटना उन
विश्व के उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है, ऐसा भी नहीं बताया गया। श्रम आधारित अर्थव्यवस्था में केवल उद्योग के आधार पर ही परिवार का आकार निर्भर रहता है, ऐसा भी नहीं बताया। इसकी भविष्यवाणी पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के समय जीवित कुछ लोगों द्वारा की गई थी। चौथा इसका हो सकता है क्योंकि जनसंख्या विस्फोट के बारे में वो बता रहे हैं कि उस समय उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सही जवाब है फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन, अंतिम अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? यह पहले अनुच्छेद में वर्णित घटना के लिए एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। हाँ, पहला लग रहा है, हम बाकी के पढ़ते हैं। यह दूसरे अनुच्छेद में प्रस्तुत स्पष्टीकरण की आलोचना करता है। नहीं। यह वर्णन करता है कि समाज के समृद्ध होने के साथ सामाजिक दृष्टिकोण कैसे बदलते हैं। यह हमें तीसरे में नहीं बताया गया। यह दूसरे अनुच्छेद में प्रस्तुत घटना की व्याख्या करता है। तो इसका जवाब होगा फर्स्ट, यह पहले अनुच्छेद में वर्णित घटना के लिए एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। पाठ्यांश में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख औद्योगिक देशों में औसत परिवार का आकार हाल ही में गिरने के एक संभावित कारण के रूप में नहीं किया गया है? शिक्षा की विस्तारित अवधि, यह बताया गया है। पहले की अपेक्षा देरी से विवाह होना, यह भी बताया है, और बदला हुआ सामाजिक दृष्टिकोण भी। तो चौथा जो बचा, औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में मजदूरों की बढ़ती मांग, ये रीजन को वहां पर नहीं बताया गया है। तो हमारा इसका जवाब होगा फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन, पाठ्यांश में दी गई कौन सी जानकारी बताती है कि निम्नलिखित में से किस जानवर के कई बच्चे होने की संभावना है? एक विशाल शाकाहारी जो घास के मैदानों में रहता है और अपनी संतानों की भरसक सुरक्षा करता है। जो भरसक सुरक्षा कर सकता है मतलब वो एक अनुकूल वातावरण में रह रहा है, तो ऐसा नहीं बताया गया। एक सर्वभक्षी जिसकी आबादी कई छोटे द्वीपों तक सीमित है, जिसे मानव अतिक्रमण से खतरा है, ऐसा भी कुछ नहीं बताया। एक मांसाहारी जिसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है, लेकिन उसे भोजन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए लंबी दूरी, ऐसा भी नहीं बताया। एक ऐसा जीव जो मैदानों और झीलों में कई प्राणियों का शिकार बनता है। ऐसा जीव जो कई जानवरों का शिकार बनता है, वो एक बार में कई संतान उत्पन्न करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 में से 7-8 मर गए, बाकी 2 बच गए। ठीक है, तो ये हमारा पैसेज हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड गद्यांश को हम करते हैं, उसके बाद हम पद्यांश करेंगे। तो गद्यांश के पक्षधरों ने कल्पना की थी कि शिक्षा में इसकी शुरुआत पारंपरिकता, कृत्रिमता और पिछड़ेपन को दूर करेगी। यह सोच पुराने समय से चली आ रही तथ्य प्रचुर पाठ्य चर्चा, जिसके अंतर्गत आलोचना, चुनौती, सृजनात्मकता व विवेचनात्मकता का अभाव था, आदि के कारण पैदा हो रही थी। ऐसा माना गया था कि शिक्षा की शुरुआत से लोगों में जो उनकी छोटी सोच है और जो पिछड़ापन है वह दूर हो जाएगा। मानवतावादियों ने सोचा था कि वैज्ञानिक पद्धति मध्यकालीन मतवाद के अंधविश्वासों को जड़ से मिटा देगी। उन्होंने सोचा था कि शिक्षा के कारण, शिक्षा से जो ज्ञान उत्पन्न होगा, जो साइंटिफिक लॉजिकल थिंकिंग लोगों में आएगी, उससे अंधविश्वास मिट जाएंगे। उन्होंने रासायनिक प्रतिक्रियाओं की समझ को भी प्रेमचंद की कहानियों की तरह केवल पढ़ा हुआ रटाकर उन्हें नीरस बना दिया, बोरिंग बना दिया। उन्हें समझाया नहीं। जो उसमें तर्क है उसको तो समझा ही नहीं रहे। शिक्षा में विज्ञान शिक्षण सम्मिलित करने के लिए यह तर्क दिया गया था कि इससे बच्चे विज्ञान की खोजों से परिचित हो सकेंगे तथा अपने वास्तविक जीवन में घट रही घटनाओं के बारे में कुछ सीखेंगे। वे वैज्ञानिक विधि का अध्ययन कर तार्किक रूप से कैसे सोचना है के कौशल में पारंगत होंगे, लॉजिकल तरीके से सोच पाएंगे विद्यार्थी, ऐसा सोचा गया था। इन उद्देश्यों में से केवल पहले ही में एक सीमित सफलता मिली है। दूसरे व तीसरे रूप में बच्चे कुछ भी नहीं प्राप्त कर रहे हैं। अधिकतर बच्चों से भौतिकी और रसायन विज्ञान के तथ्यों के बारे में कुछ जानने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन वे शायद ही जानते हों कि उनका कंप्यूटर अथवा कार का इंजन कैसे कार्य करता है, अथवा क्यों उनकी माताजी सब्जी पकाने के लिए उसे छोटे टुकड़ों में काटती है। तो बहुत छोटी छोटी जो बेसिक बातें होती हैं, उनका भी बच्चों को ज्ञान नहीं है, केवल रट्टू तोते बने हुए हैं। जबकि वैज्ञानिक पद्धति में रुचि रखने वाले किसी भी उज्जवल लड़के को ये बातें सहज रूप से ही ज्ञात हो जाती हैं। वैज्ञानिक पद्धति की शिक्षा अधिकांश विद्यालयों में भली प्रकार से नहीं दी जा रही है। दरअसल शिक्षकों ने अपनी सुविधा और परीक्षा केंद्रित सोच के कारण यह सुनिश्चित कर लिया है कि छात्र वैज्ञानिक पद्धति ना सीखकर ठीक इसका उल्टा सीखें,
अर्थात वे जो बताएं उस पर आंखें मूंद कर विश्वास करें और पूछे जाने पर उसे जस का तस परीक्षा में लिख दें, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो नंबर बेस्ड है। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति को आत्मसात करने के लिए लंबे व्यक्तिगत अनुभव तथा परिश्रम व धैर्य पर आधारित वैज्ञानिक मूल्यों की आवश्यकता होती है, और जब तक इसे संभव बनाने के लिए शैक्षिक या सामाजिक प्रणालियों को बदला नहीं जाएगा, वैज्ञानिक तकनीकों में सक्षम केवल कुछ बच्चे ही सामने आएंगे तथा इन तकनीकों को आगे विकसित करने वालों की संख्या इसका भी अंश मात्र ही होगी। लेखक का तात्पर्य है कि शिक्षकों ने अपने सीमित ज्ञान के कारण विज्ञान पढ़ाने में रुचि नहीं ली है। ऐसा नहीं है। विज्ञान शिक्षा को लागू करने के प्रयासों को विफल किया है, बच्चों को अनुभव आधारित ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है, तीसरा तो बिल्कुल ही नहीं है। मानवतावादियों का समर्थन करते हुए कार्य किया, चौथा भी नहीं है। पहला है कि हो सकता है उन्हें सीमित ज्ञान हो, लेकिन मेन बात यह है कि वे पढ़ाने का प्रयास नहीं करते, इसलिए इसका जवाब होगा नंबर 2, विज्ञान शिक्षा को लागू करने के प्रयासों को विफल किया है, फेल किया है। दूसरा क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा में विज्ञान शिक्षण के प्रति लेखक का क्या रवैया है? तटस्थ, सकारात्मक, व्यंग्यात्मक, नकारात्मक? इसका जवाब है नकारात्मक। लेखक वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने में विफलता के लिए निम्नलिखित किस कारक को सबसे अधिक जिम्मेदार ठहराता है? शिक्षक को तो वे ठहरा रहे हैं, परीक्षा के तरीके को नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव की कमी, सामाजिक और शिक्षा प्रणाली, चौथा भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है। पहले और तीसरे में आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि वो शिक्षक को ठहरा रहे हैं, लेकिन अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने साफ साफ कहा है, वैज्ञानिक पद्धति को आत्मसात करने के लिए लंबे व्यक्तिगत अनुभव तथा परिश्रम व धैर्य पर आधारित वैज्ञानिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। तो वे कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव की कमी है शिक्षकों को भी, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा प्रत्यक्ष अनुभव की कमी। यदि लेखक वर्तमान समय में आकर विज्ञान शिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करना चाहें, तो निम्नलिखित में से किस प्रश्न के उत्तर में दिलचस्पी लेगा? वो जानना चाहते हैं कि विज्ञान की जो शिक्षा है उसको बच्चे कितना सही समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। तो वो किस तरीके का प्रश्न पूछेंगे? क्या छात्र दुनिया के बारे में अधिक जानते हैं? क्या छात्र प्रयोगशालाओं में अधिक समय बताते हैं? क्या छात्र अपने ज्ञान को तार्किक रूप से लागू कर सकते हैं? क्या पाठ्य पुस्तकों में तथ्य आधारित सामग्री बढ़ी है? चौथा नहीं। क्या दुनिया के बारे में जानते हैं? पहला भी नहीं। क्या छात्र प्रयोगशालाओं में अधिक समय बिताते हैं? नहीं। तो वे तीसरा पूछेंगे, क्या छात्र अपने ज्ञान को तार्किक रूप से लागू कर सकता है? क्योंकि वे तर्क संगत ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसका जवाब होगा तीसरा, क्या छात्र अपने ज्ञान को तार्किक रूप से लागू कर सकते हैं। अपठित गद्यांश के बाद सेकंड क्वेश्चन है अपठित पद्यांश। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। यदि आपने इनका मतलब ध्यान से सुन लिया तो प्रश्नों का उत्तर देने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। कोई खंडित, कोई कुंठित, कृश बाहु, पसलियां रेखांकित, टहनी सी टांगे, बढ़ा पेट, टेढ़े मेढ़े, विकलांग घृणित। कोई खंडित यानी कि कोई टूटा हुआ, कोई कुंठित, कोई जड़ मूर्ख मंद बुद्धि सा। कृश बाहु, पतली पतली बाहें यानी कि हाथ। पसलियां रेखांकित, इतने पतले हैं कि पसलियों पर, शरीर पर मांस नहीं चढ़ा हुआ, जिसकी वजह से पसलियां बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं। पसलियां होती हैं हमारी चेस्ट के नीचे, दोनों तरफ आप देखेंगे तो लाइनें लाइनें जो दिखाई देती हैं हड्डियां, वे पसलियां होती हैं। टहनी सी टांगे यानी कि बहुत ही पतली टांगे हैं। बढ़ा हुआ पेट, पेट बढ़ा हुआ है। पेट मोटापे की वजह से नहीं बढ़ा हुआ, वे सब कुपोषण का शिकार हैं, बीमारी का शिकार है, इसलिए उनका पेट बाहर निकला हुआ है, वैसे वो बिल्कुल पतले हैं। टेढ़े मेढ़े, विकलांग घृणित, अजीब से टेढ़े मेढ़े से हैं, दिखने में बड़े भद्दे से लगते हैं। विज्ञान चिकित्सा से वंचित, ये नहीं धात्रियों से रक्षित। जो स्वास्थ्य सेज हो, ये सुख से लौटते धूल में चिर परिचित। यहाँ पर विज्ञान चिकित्सा से संबंधित कोई भी सुविधाएं इन्हें उपलब्ध नहीं है, ये उससे वंचित हैं। ये नहीं धात्रियों से रक्षित, इनके पास कोई डॉक्टर नहीं है जो बच्चों के पैदा होते हुए उनकी माओं की मदद कर सकें और बच्चों की पैदाइश में उनकी सहायता कर सकें, या कोई दाइयां नहीं है, धात्रियां। जब डॉक्टर्स नहीं होते थे तो गाँव में बच्चे पैदा करने में मदद कौन करती थी? दाइयां। धात्रियां मतलब दाई।
तो कोई दाइयां भी नहीं है। ज्यों स्वास्थ्य सेज हो ये सुख से लौटते धूल में चिर परिचित, कि ऐसे ही धूल में लोटपोट होते रहते हैं जैसे कि वे ही इनके लिए एक आरामदायक सेज है। तीसरा पद देखिए, पशुओं सी भीत मूक चितवन, प्राकृतिक स्फूर्ति से प्रेरित मन, तृण तरुओं तृण तरुओं से उग बढ़ झर गिर, ये ढोते जीवन क्रम के क्षण। ये पशुओं की भांति बिल्कुल मूक हैं, एकदम शांत हैं, लेकिन फिर भी इनमें प्राकृतिक स्फूर्ति भरी हुई है। ये एक ऐसे सुंदर वातावरण में रह रहे हैं कि नेचर की फ्रेशनेस इनके अंदर भरी हुई है। तृण तरुओं से उगबड़ झर गिर, तृण तरुएं यानी कि घास फूस, घास फूस की तरह ये पैदा होते हैं, बढ़ते हैं। उग मतलब उगे यानी कि पैदा हुए, बढ़े ग्रो हुए, झर मुरझा गए, गिर गए, खत्म हो गए, यानी कि घास फूस की तरह पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, बीमार हुए, मर गए। ये ढोते जीवन क्रम के क्षण। इस प्रकार इनके जीवन का क्रम ऐसे ही चलता रहता है। कुल मान न करना इन्हें वहन, चेतना ज्ञान से नहीं गहन, जग जीवन धारा में बहते ये मूक पंगु बालू के कण। कुल की मान मर्यादा का इन्हें कोई लेना देना नहीं है, किसी तरीके का ऐसा इनके दिमाग में कोई चेतना ज्ञान कुछ नहीं है। ये तो बस जीवन की धारा में ऐसे बहते रहते हैं जैसे कि पानी की धारा में बालू के कण बिल्कुल मूक चुपचाप शांत बहते रहते हैं, इस प्रकार। काव्यांश आपके अनुसार किस विषय पर लिखा गया है? गांव के बच्चों में कुपोषण की समस्या, गांव के बच्चों में चेतना ज्ञान का अभाव, गांव में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। तो गांव के बच्चों में कुपोषण की समस्या को भी ये बता रहा है, चेतना ज्ञान के अभाव भी बता रहा है, कि चिकित्सा सुविधाओं का अभाव भी बता रहा है, गांव के बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन। तो चौथे विकल्प में सारी बातें आ गई कि गांव के बच्चों की जो दयनीय दशा है उसका वर्णन कवि के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका आंसर है फोर्थ। दूसरे पद में कवि कह रहा है कि गांव में विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा रही, गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दाइयां नहीं है, गांव में बच्चे स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, गांव में बच्चे अपने मित्रों के साथ धूल में कुश्ती जैसे खेल खेल रहे हैं। तो ऊपर मैंने आपको बताया था कि गांव में शिशु जन्म के समय वैज्ञानिक सुविधाओं का भी अभाव है और पर्याप्त दाइयां भी नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। गांव के बच्चों की स्थिति कैसी है? कुपोषित, खिन्न तथा अशिक्षित है। हाँ। क्षीणकाय किंतु कुल के मान का ध्यान करने वाले हैं। नहीं, ये गलत है, उन्हें कुल का कोई मान का ध्यान नहीं है। प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए स्फूर्ति से भरे हुए हैं। पशुओं की तरह बलिष्ठ परंतु असहाय व मूक है। चौथा गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है लेकिन उसमें पूरी बात नहीं आ रही है। तो पहला ऑप्शन जो है वो सारी बातों को गिन रहा है, कुपोषित भी है, खिन्न भी है और अशिक्षित भी है। तो इसका जवाब होगा फर्स्ट। चौथा प्रश्न, काव्यांश में कवि का रवैया कैसा प्रतीत होता है? वे बच्चों की दशा के विषय में व्यंग्य कर मनोरंजन करना चाह रहे हैं? नहीं। वे बच्चों की दशा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं? हाँ। वे बच्चों की शारीरिक व मानसिक दशा का वर्णन कर रहे हैं? नहीं, मानसिक दशा का वर्णन नहीं किया गया। वे बच्चों की शारीरिक व मानसिक दशा से संतुष्ट प्रतीत होते हैं? नहीं। तो दूसरा जवाब बिल्कुल सही है, वे बच्चों की दशा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तृण तरुओं से उग बढ़ झर गिर, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? मैंने आपको वहां पर समझाया था कि वे घास फूस की तरह घास तथा पौधों की तरह पैदा हो रहे हैं तथा मर रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम इसका दूसरा पद्यांश करेंगे। चलिए दूसरा पद्यांश शुरू करते हैं। यह पंक्तियां महादेवी वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध कविता से ली गई हैं। टकराएगा नहीं आज उद्वत लहरों से, कौन ज्वार फिर तुझे पार तक पहुंचाएगा। यदि आज उमड़ती हुई लहरों से तू टकराएगा नहीं, उनसे डरेगा, तो फिर तू उस पार तक कैसे पहुंचेगा। अब तक धरती अचल रही पैरों के नीचे, फूलों की दे ओट सुरभि के घेरे खींचे। अब तक धरती पैरों के नीचे अचल थी, फिक्स थी। तुम बिल्कुल
आरामदायक परिस्थितियों में रह रहे थे, पर पहुंचेगा पथी दूसरे तट पर उसी दिन जब चरणों के नीचे सागर लहराएगा। लेकिन दूसरे तट पर तभी पहुंचोगे जब सागर को पार करोगे। चरणों के नीचे सागर लहराएगा मतलब सागर तक कदम बढ़ाओगे, यानी मुश्किलों का सामना करोगे। गर्त शिखर बन उठे लिए भंवरों का मेला। गर्त यानी कि गड्ढे भी शिखर बन जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे भंवरों का मेला आ रहा है। हुए पिघल ज्योतिष्क तिमिर की निश्चिल बेला। अंधियारी रात पिघल कर नया सवेरा बन जाएगी। तू मोती के द्वीप स्वप्न में रहा खोजता, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। यदि तू मोती के द्वीप सपनों में ही खोजता रहेगा, तू सोचेगा खाली मैं घर पर बैठे सपने देखता रहूं और मेरे सारे काम हो जाएंगे कि मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। तो जो बहता समय है, जो मौका मिला है, वह चला जाएगा। यहाँ पर बहता समय शिला सा जम जाएगा मतलब कि जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो निकल जाएगी हाथ से। धूल पोंछ कांटे मत गिन, छाले मत सहला, मत ठंडे संकल्प आंसुओं से तू बहला। मेहनत करने से जो धूल चढ़ी है उसको पोंछ दे, जो भी कांटे चुभे हैं उसको गिन मत, छालों को सहला मत, यानी अपनी परेशानियों की तरफ मत देख, उन्हें मत गिन। ये सोच कि परेशानियां झेलेगा तभी सफलता मिलेगी। इन ठंडे संकल्प आंसुओं से तू बहला, अपने इन संकल्पों को आंसुओं से मत बहला, इन्हें ठंडा मत पड़ने दे, इन्हें गर्म रख। तुझसे हो यदि अग्नि स्नात यह प्रलय महोत्सव, तभी मरण का स्वस्ति गान जीवन गाएगा। यदि तूने इस अग्नि में स्नान कर लिया, इस मेहनत की, परेशानियों के प्रलय से तू पार हो गया, तभी तेरा नाम रोशन होगा, तभी तेरे मरने के बाद तेरा स्वस्ति गान गाया जाएगा। टकराएगा नहीं आज उन मद लहरों से, कौन ज्वार फिर तुझे दिवस तक पहुंचाएगा। आज उमड़ती हुई लहरों से नहीं टकराएगा तो तू कभी भी अपने काम में सफल नहीं हो पाएगा, कोई तुझे उस पार तक नहीं पहुंचाएगा। तो इतनी बढ़िया पंक्तियां हैं, बहुत ही अच्छी मोटिवेशन के लिए, कार्य में लगे रहने के लिए, कि हर परिस्थिति में, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हैं, अपनी परिस्थितियों से परेशान मत होइए, मेहनत करते रहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए काव्यांश का क्या उद्देश्य प्रतीत होता है। आत्मविश्वास जगाने हेतु दृष्टांत प्रस्तुति। आत्मविश्वास तो जगा ही रहे हैं। हर हाल में कार्य करने की प्रेरणा, जागृति व उत्साहित करने हेतु प्रेरणा, जीवन दर्शन के विषय में प्रोत्साहन। इसके लिए सबसे अच्छा है कि हर हाल में कार्य करने की प्रेरणा आपको दी जा रही है कवित्री के द्वारा, कि चाहे कितनी ही परेशानियां हो, हर हाल में अपने कार्य को करो। सेकंड, तू मोती के द्वीप स्वप्न में रहा खोजता, पंक्ति का भाव मैंने आपको बताया था कि जीवन संसाधनों के लिए यथार्थ में रहकर प्रयत्न कीजिए, खाली सपने मत देखिए, ख्याली पुलाव मत पकाइए। जीवन संसाधनों के लिए यथार्थ, असलियत में रहकर कोशिश करो, तभी मोती मिलेंगे, खाली सपने में देखने से मोती नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन, तुझसे हो यदि अग्नि स्नात, पंक्ति का क्या अर्थ है। यदि तुम जीवन की कष्टतम परिस्थिति झेल लोगे तभी तुम्हारे जीवन बलिदान की प्रशंसा की जाएगी। ये मैंने आपको बताया था, तो पहला ही जवाब सही है। फोर्थ क्वेश्चन, समय को गतिशील करने के लिए क्या आवश्यक है। समय का सदुपयोग कर मानव कल्याण में लगे रहना, तुच्छ कार्यों में संलग्न ना रहकर समय नष्ट होने से बचाना, अपने हाल की परवाह ना करते हुए सकारात्मक भाव से कार्य करते रहना, टाल मटोल समय का चोर, कथा अनुसार स्वस्ति कार्य करने में टाल मटोल ना करना। चौथा तो है ही नहीं कि टाल मटोल नहीं करनी, और समय का सदुपयोग कर मानव कल्याण में लगे रहने को नहीं कहा गया। इन्होंने कहा है अपने हाल की परवाह ना करते हुए सकारात्मक भाव से कार्य करते रहना। ये पंक्तियां हमें हर हाल में कार्य में लगे रहने की प्रेरणा देती हैं। पांचवा, काव्यांश के अनुसार फूलों की ओट व सुरभि के घेरे व्यक्ति के जीवन में क्या कार्य कर सकते हैं। फूलों की ओट या सुरभि के घेरे यानी कि ज्यादा आरामदायक परिस्थितियां देने से आदमी अपने लक्ष्य से विमुख हो सकता है। तो वे व्यक्ति के जीवन को सुगंध से शांत व एकाग्र कर सकते हैं, ये नहीं है। वे अपने औषधीय गुणों से व्यक्ति का जीवन व्याधि मुक्त कर सकते हैं, यह भी नहीं है। वे उसे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग से विचलित कर सकते हैं, वे उसे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग से विचलित कर देंगे, उसका मन डाइवर्ट कर देंगे, दूसरी तरफ हटा देंगे।